हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वह आपके आने वाले किसी भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम या वनडे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करते हैं तो उसमें 100% इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अतः इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए आपके समय का ख्याल करते हुए हम वीडियो की शुरुआत और टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि, पिछले कुछ पृष्ठभूमि पर चलने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत और यूरोप के बीच में कैसा संबंध रहा था जब यूरोपियों के आगमन से पहले इसकी स्थितियां क्या थी। तो दोस्तों, भूमि मार्ग से अगर देखा जाए तो भूमि मार्ग से भारत और यूरोप के बीच में वाणिज्यिक हिसाब से बहुत ही बेहतर संबंध रहे थे। परंतु दोस्तों, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी जो एक समुद्र यात्री थे, वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग का खोज किया। इस प्रकार उन्हें लोग भारत का खोजकर्ता भी कहते हैं। वास्तविकता है कि उन्हें समुद्री मार्ग की खोजकर्ता ही कहना उचित है। दोस्तों, इस संबंध में बात करें तो यूरोप के जो भी शक्तिशाली या जो भी शक्तियां थी वह भारत में किसी भी प्रकार से राजनीतिक हिसाब से यहां पर नहीं पहुंची थी। परंतु सच्चाई ये है कि व्यापारी के रूप में आने वाले ये यूरोपीय देश धीरे धीरे चल करके भारतीय राजनीति में भी अपनी प्रतिद्वंदता स्थापित कर दिए। इस प्रतिद्वंदता का दौर इतना भयानक हुआ कि धीरे धीरे कर करके भारत एक राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है यूरोपीय शक्तियों के अंतर्गत, यूरोपीय शक्तियों के अधीन हो गया। इसी को लेकर के हम लोग चलेंगे। अतः इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे, जैसा कि पॉइंट आपको मैंने हेडलाइट किया है, पुर्तगाल के बारे में। अर्थात भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय जो लोग थे वे थे पुर्तगाली। उनके संबंध में बात कर लें कि 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल निवासी थे, वे केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए भारत में पहुंचे और उनके पहुंचने का स्थान था कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पर जब वो पहुंचे दोस्तों, तो वहां पर कालीकट के जो शासक थे जमेरीन, याद रखिएगा कई बार के एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। जमेरीन ने इस वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था और भव्य स्वागत करने के बाद वह जो है अगले वर्ष जो वास्को डी गामा था वह वापस पुनः पुर्तगाल के लिए रवाना हो चुका था। फिर वह 2 सालों के बाद लगभग 1502 ईस्वी में पुनः भारत में वापस आया और उसने भारत में अपने व्यापारी केंद्र कुछ मुख्य जगहों पर स्थापित किया। उसमें से स्थान थे, पहला स्थान था कालीकट, दूसरा कन्नूर और तीसरा कोचीन। ये 3 ऐसे शहर हैं जहां पर पुर्तगालियों ने अपने प्रथम जो है व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। तो प्रश्न यहां पर से एक और निकल जाता है कि पुर्तगालियों ने अपना व्यापारी केंद्र प्रथम कहां पर स्थापित किया था, तो इसका सही आंसर है कालीकट जो है उसने स्थापित किया था। फिर दूसरा जो है कन्नूर में। याद रखेंगे पुर्तगाली जो गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर जो भारत में पुर्तगाल की तरफ से आए थे, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। याद रखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह प्रश्न भी कई बार के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आगे देख लेते हैं, द्वितीय जो गवर्नर थे जो पुर्तगाल की तरफ से भारत में आए, वे आए 1509 ईस्वी में। उनका नाम था, आप देख पाएंगे कि भारत में अल्बुकर्क, देखेंगे अल्बुकर्क, और प्रथम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क जो गवर्नर था वह भारत में पुर्तगाल की तरफ से आया। आते ही उसने बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया और बीजापुर के शासक से जब उसने गोवा छीन लिया, उसके उपरांत जो यह गोवा था वह पुर्तगालियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित हो गया। दोस्तों, मैं बता दूं कि पुर्तगालियों ने इसे अपना राजधानी बनाया था। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि पुर्तगालियों ने अपने बस्तियों का या अपने व्यापारिक केंद्रों का राजधानी कहां बनाया था, इसका सही आंसर है गोवा को बनाया था। आगे देख लेते हैं। और अल्बुकर्क जो था उसका एक ऐसा रणनीति था, वो चाहता था कि पुर्तगाल के जो व्यक्ति हैं
जो पुरुष होते हैं वह पुरुष भारतीय महिलाओं से शादी रचाएं और ऐसे शादी रचाने से उनकी स्थितियां भारत में मजबूत होने लगेंगी, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, भारत की जो महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं पुरुषों को अपना देवता और परमेश्वर मानती है और वह इस तरीके से धीरे धीरे करके आगे अपने स्थान को और मजबूत कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये चाल चला था। आगे देखते हैं, धीरे धीरे करके 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। याद रखेंगे, जब 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई तो 16वीं सदी तक आते आते पुर्तगालियों की शक्ति धीरे धीरे बहुत गिर गई, यानी कि पुर्तगालियों की स्थिति उतना बेहतर नहीं रहा जैसे पुराने स्थितियों में थी। अब देखेंगे 16वीं सदी में तो धीरे धीरे करके पुर्तगालियों की स्थिति में गिरावट आई, परंतु 17वीं सदी तक आते आते वे इतना पंगु हो गए कि उनके पास सिर्फ गोवा, दीव और दमन ही बचा रह गया। बाकी सभी क्षेत्र इनसे छीन लिए गए। और वो कौन छीने थे? वो हैं आपके दूसरे नंबर पॉइंट, जो कि दूसरे यूरोपीय हैं जो भारत में आगमन किए हैं व्यापारिक रूप में, और वो थे डच। याद रखेंगे, पुर्तगालियों के कुछ मुख्य क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेने का श्रेय डचों को जाता है। ये डच जो है 1602 ईस्वी में भारत में अपने कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना करते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि डचों ने भारत में अपने कंपनी की स्थापना कब किया था? आंसर होगा 1602 ईस्वी में। आगे देखेंगे, डचों की मुख्य बस्तियां थी मसूलीपट्टनम, अर्थात मसूलीपट्टनम जो था, याद रखेंगे, मसूलीपट्टनम जो था दोस्तों, वह डचों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था, जहां पर उन लोगों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, फैक्ट्री स्थापित किया था। फिर उसके बाद पुलिकट था, नागपट्टनम था, और ऐसे जगह थे जहां पर डचों ने अपना स्थापित्व या अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। आगे देख लेते हैं, पुर्तगालियों पर विजय। याद रखेंगे, डच जब आए उसने आते ही पुर्तगालियों पर अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया। इस वर्चस्व में यह पाया गया कि पुर्तगालियों को इनसे हार का सामना करना पड़ा। इसलिए गोवा, दीव और दमन को छोड़कर सभी जगह जो पुर्तगालियों के अधीन थे वहां पर डचों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। लेकिन इसी दौरान याद रखेंगे, भारत में अंग्रेजी शासन के भी कुछ लोग आना शुरू कर दिए थे, अंग्रेजी व्यापारिक लोग भी आना शुरू कर दिए थे। और याद रखेंगे, अब एंग्लो और डच लोगों में, डच और अंग्रेजों में धीरे धीरे प्रतिद्वंदता बनी रही और बनती गई। लगभग 7 सालों तक ये प्रतिद्वंदता बनी रही और इस प्रतिद्वंदता में डचों को काफी नुकसान झेलना पड़ा और डचों को अपने मुख्य स्थानों को छोड़ देना पड़ा और सभी मुख्य बस्तियों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस प्रकार डच जो थे वे पहले यूरोपीय हैं जो भारत से सबसे पहले यहां से चले गए। यह कई आपके सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन ऐसे यूरोपीय हैं जो भारत से सबसे पहले चले गए। उनका नाम होगा डच और उनको भगाने का काम किया था अंग्रेजों ने। आइए अब देख लेते हैं, जब अंग्रेज यहाँ आ ही गए हैं तो अंग्रेजों के बारे में सोचते हैं। अब तीसरी जो कंपनी थी, तीसरी जो यूरोपीय देश था वह था अंग्रेज यानी ब्रिटिश। याद रखेंगे, एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। ये तो कई बार आप जानते होंगे कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह कब स्थापित की गई थी, तो 1600 ईस्वी में। लेकिन वो भारत में कब आई इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में जो प्रथम व्यक्ति था जो आपको अंग्रेजों की तरफ से भारत में आया था, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। देखेंगे कैप्टन हॉकिंस के बारे में कि 1609 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस जो था सूरत में व्यापार केंद्र स्थापित करने के लिए मुगल बादशाह, याद रखेंगे उस समय मुगल साम्राज्य का शासन था भारत में और जहांगीर मुगल सम्राट थे, तो जहांगीर के दरबार में आया था। यह क्वेश्चन कई बार के सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस जो था, कप्तान हॉकिंस जो था, वह किस मुगल दरबार में अपने फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए, अंग्रेजी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए पधारा हुआ था। आंसर था उसका जो है मुगल बादशाह जहांगीर के। तो 1609 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस सूरत में व्यापार केंद्र को स्थापित करने के लिए जहांगीर के शाही दरबार में आया, परंतु याद रखिएगा पुर्तगालियों के दबाव की वजह से जहांगीर ने
कैप्टन हॉकिंस के जो यह प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया था। और यह खारिज कर देने का मतलब यह था कि फिर कैप्टन हॉकिंस या ब्रिटिश गवर्नमेंट हार नहीं मानी और फिर से उसने अपना अल्टीमेटम अपने जो है प्रस्ताव जहांगीर के पास लाया। इस बार प्रस्ताव पास कर दिया गया और 1612 ईस्वी में फरमान जारी कर दिया गया जहांगीर के द्वारा कि हाँ आप जो है भारत में फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से भारत में सूरत एक स्थान है जहां पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। वह सन था सन 1613 ईस्वी। याद रखेंगे, सूरत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित होने वाली फैक्ट्री सन 1613 ईस्वी में हुई, जो जहांगीर के फरमान के बाद में इसको स्वीकृति मिली है। आगे देख लेते हैं। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिया, ये क्लियर हो गया। फिर धीरे धीरे करके जब अंग्रेजों ने यह देख लिया कि हमें कुछ चांस मिल गए हैं तो हमें अपने फैक्ट्रियों को पूरे भारत में प्रसारित करना चाहिए, इसलिए उसने 1615 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो, याद रखेंगे सबसे पहले तो कैप्टन हॉकिंस आए थे, लेकिन सर थॉमस रो जो था वह जेम्स प्रथम का राजदूत था। वह भी भारत के विभिन्न शहरों में अपने फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इस बार जहांगीर ने बिना किसी सोच विचार के उसे भी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, क्योंकि सूरत से उनको किसी भी प्रकार की कोई घाटे नहीं हो रहे थे, उससे भारत के लिए लोगों को फायदे ही हो रहे थे, इसलिए जहांगीर ने क्या किया, फिर उनको फरमान दे दिया कि हाँ आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। इस प्रकार इनकी कंपनियों की संख्या भारत में बढ़ने लगी। और इस प्रकार से देख लिया जाए तो 1619 तक देखा जाए अगर, तो आगरा में, अहमदाबाद में, बड़ौदरा में कारखाना जो है स्थापित कर चुकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग। आगे देखते हैं। सन 1639 ईस्वी में मद्रास शहर की स्थापना हो गया। यह प्रश्न पूछा गया है, मद्रास शहर की स्थापना कब हुई? सन 1639 ईस्वी में। आगे देखेंगे सन 1690 तक जॉब चारनाक यह व्यक्ति है, यह प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में। सन 1690 जॉब चरनाक सुतानुती, याद रखेंगे सुतानुती का मतलब हुआ वर्तमान जो कलकत्ता है उसी का पुराना नाम था सुतानुती। और यह प्रश्न पूछा गया है कई कंपटीशनों में कि बताइए कि कलकत्ता शहर की स्थापना की है किसने किया था, तो उसका नाम होगा जॉब चारनाक ने किया था। तो देख लेंगे जॉब चारनाक सुतानुती में कारखाना स्थापित किया। दोस्तों आगे चल करके यही सुतानुती अर्थात जो कोलकाता है, वह कलकत्ता जो पिछले दिनों में हुआ करता था, वह ब्रिटिश गवर्नमेंट की या ब्रिटिश सरकार की जो आपका राजधानी हुआ करता था। सन 1912 से पहले तक जो है वह ब्रिटिशों के अपनी राजधानी रही थी। फिर जब यहां तक चल करके फिर अब पांचवें नंबर पर आपके चौथे नंबर पर आता है डेनिस। देखेंगे डेनिसों के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो अंग्रेजों के बाद उनका नंबर आता है, लेकिन डेनिसों की स्थिति भारत में उतनी बेहतर नहीं थी। देख लेंगे 1620 में इन्होंने ट्रान क्यूबार अर्थात वर्तमान तमिलनाडु जो है ट्रान क्यूबार में अपनी कुछ बस्तियां स्थापित की, लेकिन वे खुद भारत में नाकाम रहे और 1896 में इसी तरह खींचतान करते हुए 1896 में अपनी सभी बस्तियों को अंग्रेजों से बेच दिया और अंग्रेजों से बेच करके वो वहां से चले गए। इस प्रकार से अब फ्रांसीसियों की बारी आ जाती है। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह डेनिसों के बाद में आती है और 1664 ईस्वी में जो आपका फ्रेंच लोगों ने अपने फैक्ट्री भारत में स्थापित किया था, व्यापारिक केंद्र, और उन्होंने भी वहीं पर व्यापारिक केंद्र अपना स्थापित किया था जहां पर अंग्रेजों ने प्रथम अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, अर्थात सूरत में, और इन्होंने किया है 1664 में, अंग्रेजों ने किया सन 1613 ईस्वी में। तो ये दोनों के बीच में अब बचे अंग्रेज और फ्रांसीस, दोनों एक जगह सूरत में अपने मकाम को और अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए एक दूसरे से हमेशा वहां पर उलझते रहे कि हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो जाए। इस संबंध बता दूं कि जीन कैप्टिन्स जो बैप्टिस्ट कोलबर्ट, ये नाम याद रखेंगे, जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने लुई 14वां का एक मंत्री था। वह पहला फ्रांसिस कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया था। फिर उसने मुसलीपट्टनम में 1613 ईस्वी में उसने
पांडिचेरी की स्थापना किया था 73 में। आगे देखेंगे, पांडिचेरी जो था फ्रांसीसियों का एक शक्ति केंद्र था, यानी पांडिचेरी फ्रांसीसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो दोस्तों बात करेंगे अब यहां से कि यह वीडियो कुछ लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में हम यहां तक बताए कि कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनियां यहां पर भारत में आई हुई हैं, ठीक है। और अब जो है भारत में सभी जो कंपनियां हैं लगभग पुर्तगाली बचे हुए हैं, डच चले गए हैं, डेनिश चले गए हैं, लेकिन फ्रांसीस और अंग्रेजों के बीच में कड़ी प्रतिद्वंदता होती रही बहुत दिनों तक। और इसी बीच में कर्नाटक युद्ध जो है, कर्नाटक प्रथम, कर्नाटक द्वितीय, कर्नाटक तृतीय युद्ध आएगा और फिर बंगाल में फ्रांसीस और अंग्रेजों के बीच में काफी प्रतिद्वंदता बनी रहेगी। इस वीडियो इसमें हम यही तक देखेंगे और आगे की वीडियो में कर्नाटक युद्ध और उसके बाद बंगाल में अंग्रेज और आपको फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंदता को समझेंगे। तो आइए हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा आपके किसी एग्जाम में कि भारत में पहला यूरोपीय कौन आया, तो वह पुर्तगाली थे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो है आपको प्रथम पुर्तगाली निवासी कौन आया, तो वास्को डी गामा कब आया, 1498 ईस्वी में। डेट के साथ पूछे तो 17 मई 1498 को। अब देखेंगे पुर्तगालियों ने अपना पहला जो व्यापारिक केंद्र था कहां स्थापित किया, वह था कालीकट। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था, वह था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फिर पुर्तगालियों का मतलब अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला गवर्नर कौन था, वह था अल्बुकर्क। आगे देख लेंगे 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि दूसरे यूरोपीय कौन थे जो भारत में आए, उनका नाम था डच। प्रश्न पूछा जाएगा कि डचों ने अपना प्रथम ये कंपनी कहां स्थापित किया था, तो वह था मुसलीपट्टनम। कब स्थापित किया था, 1602 ईस्वी में। इस तरीके से क्वेश्चंस आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर भारत और ब्रिटिश और डचों के बीच में कितने सालों तक प्रतिद्वंदता बनी रही, वह था लगभग 7 सालों तक। आगे प्रश्न है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, आंसर रहेगा 1600 ईस्वी में। किसने किया था, एलिजाबेथ ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, उसका नाम होगा कैप्टन हॉकिंस। कब आया, 1609 ईस्वी में। सूरत कहां पर उसने पहला अंग्रेजों ने अपना कोठी स्थापित किया, आंसर होगा सूरत। किसके फरमान से किया, जहांगीर के। किसके दरबार में आया था, तो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया। कब जो है मुगल सम्राट जहांगीर ने उनको आदेश दिया कि हाँ आप भारत में कंपनी स्थापित कर सकते हैं, आंसर होगा 1612 ईस्वी में। भारत में जो सूरत में पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया वह कब किया गया, आंसर होगा 1613 ईस्वी में। अब आगे देखेंगे कि राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, आंसर होगा सर थॉमस रो। आगे देखेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन होगा कि कोलकाता शहर अर्थात सुतानुती का स्थापना किसने किया था, यानी कि उस जगह को स्थापित किसने किया, आंसर होगा जॉब चार्नक ने। फिर चौथे कौन थे यूरोपीय जो भारत में आए, वे थे डेनिश। क्या अपने अस्तित्व को ज्यादा रख पाए, नहीं रख पाए, उन्होंने अपने शहरों को बेच दिया। फिर आगे प्रश्न है कि डेनिशों ने अपना जो है बस्ती कहां पर स्थापित किया था, आंसर होगा ट्रान क्यूबर। ये प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्न फ्रांस से पूछे जा सकते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो ये गठन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे 1664 ईस्वी में भारत में, याद रखेंगे। और इसका श्रेय किसको जाता है, वह जाता है बैप्टिस्ट कोलबर्ट को, जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट को। इसने, यह कौन था, तो लुई 14वां का एक मंत्री था। अब आगे देखेंगे, अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि अंग्रेज और फिर फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंदता किस तरीके से रहती है और आखिर कौन कितना ज़्यादा सक्सेस हो पाता है। तो मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स अगर इसमें नज़र आता है, आपको कोई समस्या नज़र आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।